बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जिस टॉपिक को कवर करना है उसके अंदर हमने ये देखना है कि HTML के एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और HTML को CSS के साथ किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। CSS को बेसिकली हम यहाँ एज अ टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे उसकी जो HTML के साथ कनेक्टिविटी है उसको मैं आपको आज बताऊंगा कि CSS बेसिकली किस तरीके से एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में HTML में इंक्लूड होती है। बेसिकली जो हमारा पिछले 2 सेशंस थे उसमें से एक सेशन में मैंने बताया आपको कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के क्या फेजेस होते हैं, किस तरीके से हमने कंक्लूड करना होता है, और फिर अब जो टेस्ट फेज के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन होते हैं या जो चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं वो सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें पहले सेशन में मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन दिया और उसको मैंने एंड किया था इमेज टैग के ऊपर। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तब मुझसे किया था कि इमेज टैग के अंदर विड्थ और हाइट किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन, और इसको दोबारा रिपीट कर दी। तो मैं आज का जो सेशन है वो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को इमेज कॉन्फ़िगरेशंस की समझ नहीं आ रही थी HTML के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इमेज को HTML के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली जैसे ही आप कोड स्टार्ट करते हो उसके अंदर डॉग टाइप तो आपने हर एक HTML पेज के ऊपर लिखना है। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स जो है डॉग टाइप HTML और एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपने HTML का टैग स्टार्ट कर दिया, बॉडी का टैग स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जो भी आपने टैग लगाना है उसको स्टार्ट करके उसको क्लोज करना है। जितना करीब आपका टैग क्लोज होगा इसका मतलब कि उसकी फंक्शनैलिटी वहां पे खत्म हो गया। अगर मैंने जो अपना वेब पेज शो करवाना है वहां पे साइज एट्रीब्यूट्स एज अ हेडिंग यहाँ पे शो करवाना है, तो जितनी मेरी चीज को मैंने हेडिंग में शो करवाना है मेरा उतना ही टैग वहां पे क्लोज होना चाहिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ। लेकिन क्योंकि मैंने पेज HTML का एंड तक दिखाना है तो मुझे सारा कंटेंट उसको कवर करके एंड पे बॉडी का टैग या HTML के टैग को कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली दो होते हैं, एक टाइटल हेड सेक्शन होता है HTML के वेब पेज का और एक बॉडी सेक्शन। अभी मैं आपको हेड सेक्शन समझा चुका हूँ पिछले में, अभी सिर्फ मैं बॉडी सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, और इसके बाद जो है मैं ये समझूंगा कि आपको HTML बॉडी के टैग स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग्स के बारे में पता होगा। ये मैं चीज आपको काफी मर्तबा रिपीट कर चुका हूँ। अब से हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे हम नेक्स्ट जो मार्कअप के एट्रीब्यूट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ये चीजें आपको पहले से ही फेमिलियर होनी चाहिए। अच्छा, अब साइज एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मैंने लगा दिया। इमेजेस जो है वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू किस तरीके से आप उसको स्पेसिफिकली सेट कर सकते हो और उसकी रेजोल्यूशन को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसको लिखने का जो कोड है वो इस तरह है कि आपने इमेज का जो है वो टैग स्टार्ट किया और उसके अंदर इमेज और SRC सोर्स और इक्वल का साइन, जिस तरह हम स्पेशल एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। स्पेशल एट्रीब्यूट्स लिखने का तरीकेकार जो है वो प्रॉपर्टी, फिर उसको इक्वल और उसकी वैल्यू। ठीक है, हमने SRC लिखा एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू लिख दी, और फिर हमने image.png लिख दिया जो कि इमेज फाइल का नेम है। ठीक है, और उसके साथ उसकी एक्सटेंशन। मैंने पिछले सेशन में भी बड़ा फोकस किया था एक्सटेंशन की तरफ कि आपका एक्सटेंशन के ऊपर फोकस होना चाहिए कि जिस तरीके से आपकी फाइल .html की एक्सटेंशन में सेव हो रही है, उसके बाद जो आपने उसके अंदर चीजें इंपोर्ट करवाई हैं, चाहे ऑडियो फॉर्म में, चाहे वीडियो फॉर्म में, चाहे इमेज फॉर्म में, उसकी एक्सटेंशन साथ लगाना लाजमी। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो जो पेज है वो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर आपको एरर शो कर देगा। अच्छा, अब ये सोर्स लगाने के बाद क्योंकि जिस फोल्डर में मेरा ये वेब पेज पड़ा होगा index.html की फाइल के साथ, उसी के अंदर ही अगर मेरा इमेज फाइल पड़ी होगी तो वो उसको यहाँ से एक्सेस कर लेगा। अदरवाइज अगर कहीं और किसी फोल्डर में पड़ी होगी तो मैं फोल्डर का नेम लिख के और उसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के दोबारा इसमें एक्सेस कर दूंगा। सपोज एक फोल्डर है IMG के नाम से, ठीक है, मैं वो लिख के उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, तो अगर एक फर्दर फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर वो इमेज पड़ा हुआ है तो वो इसको वहां से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, फिलहाल क्योंकि ये image.png जो फाइल है ये हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो मैं आपको अपने डेस्कटॉप की तरफ लेके चलता हूँ। ये वो फाइल पड़ी हुई है जिसको हमने इस कोड के अंदर एक्सेस करवाना है। मैं यहाँ पे ये कोड सारा पेस्ट कर लेता हूँ। अब जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ तक आपका फेमिलियर होना चाहिए, स्टार्ट का बॉडी टैग तक और एंड का बॉडी टैग तक। हेडिंग H2 H1 से H6 तक इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पैराग्राफ है उसके बाद, और पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, उसके बाद जो चीज देखने वाली है वो ये कि इमेज का जब हमने सोर्स लगा दिया और उसके बाद हमने
उसको डबल क्वेश्चंस के साथ लिख दिया और फिर उसकी विड्थ और हाइट लिख दी। विड्थ जो आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड पे वर्टिकली जो होता है वो विड्थ होती है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ है वो आपकी हाइट है रेजोल्यूशन के अंदर, जो कि आप वेब पेज के अंदर दिखाते हो। ठीक है, अब इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है क्योंकि ये तो नोटपैड प्लस प्लस की एक्सटेंशन है, अब यहाँ से नीचे सिंपली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एचटीएमएल लिखोगे और इसको सेव कर दोगे तो आपको फाइल सेव हो जाएगी। अगर आप टेक्स्ट एडिटर में होते तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आने थे, सेव एज टाइप वाला, तो आप उस पर क्लिक करके index.html करके और डबल क्वेश्चन लगा के उसको सेव कर सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि टाइप के अंदर HTML लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे सेव कर रहा हूँ। ये मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो इमेज है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। इसकी हाइट और विड्थ अगर मैं इसको एडजस्ट करके आपको दिखाऊं तो मैं दोबारा वही कोड अपना ओपन करूंगा और इसके अंदर जहां मैंने विड्थ 500 दिया उसको 400 दे देता हूँ, और जहां पे हाइट 600 है उसको भी मैं 400 दे देता हूँ, और इसको कंट्रोल एस करूंगा या फाइल पे जाके फाइल सेव करूंगा। ठीक है, और अगर मैं किसी और नाम से इसको सेव करना चाहता हूँ तो फिर मैं सेव एज पे जाऊंगा। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया। अब दोबारा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि उसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो गया। अभी मैं अगर इसे और ज्यादा कम कर रहा हूँ 400 by 400, अगर मैं 200 by 200 करूँ तो कंट्रोल एस, और फिर दोबारा इसको मैंने ओपन किया, इसको किया, उसका साइज उसके मुताबिक एडजस्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो आपने इमेज लगाना सीखा। ठीक है, कि किसी के से आप एस सोर्स का जो है वो एट्रीब्यूट यूज करते हो, उसमें वैल्यू दे के फाइल की आप उसका नेम दे के उसको एक्सेस कर सकते हो, उसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट करके आप इमेज शो करवा सकते हो। ठीक है, ये कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इसको रिपीट कर दीजिए, तो मैंने इसको रिपीट कर दिया। आप इसको अपने तौर पे अपने डेस्कटॉप पे इसको करके देखिएगा। अगर कोई इशू आ रहा होगा तो आप मुझे इसी टाइम बताइएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं एट्रीब्यूट्स को थोड़ा और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए उन सब के लिए हम एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स जो है वो हमेशा टैग के साथ स्पेसिफाइड होते हैं, मतलब कोई ना कोई स्टार्ट टैग होगा जिसके साथ इसको एट्रीब्यूट को एडजस्ट किया जाएगा और उसको एक स्पेशल उसकी जो है ना एक वैल्यू बन जाएगी और उसको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बेसिकली जो पेयर होता है वो इसी तरह होता है कि नाम लिखा होता है, फिर इक्वल का साइन, फिर डबल क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो लिंक्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि किस तरीके से आप अपने पेज से किसी दूसरे वेब पेज को एक्सेस कर उसके ऊपर जा सकते हो बेसिकली। ठीक है, सिंपली एक बटन क्लिक करने से। तो उसका जो कोड है वो इसी तरह, यहाँ तक हमारा फेमिलियर कोड है। ठीक है, यहाँ तक H2 तक, और फिर उसके बाद पैराग्राफ का टैग है। ये एक लिंक लगाने का टैग है जिसमें एक टैग है ए। ठीक है, बी बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है और ए जो है वो लिंक लगाते वक्त यूज होता है, जिसमें हम स्पेशल एट्रीब्यूट हैरिफ यूज करते हैं। इस पूरे टैग के अंदर जो कि क्लोजिंग टैग ये है फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और स्टार्टिंग टैग ये है। ठीक है, हमेशा जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स होगा ना वो स्पेसिफाइड होगा स्टार्टिंग टैग के अंदर। स्टार्टिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग मिलकर एक एलिमेंट बनता है। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था। अब इस कोड को मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। मैं इसी कोड के अंदर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये हमारा फेमिलियर कोड यहाँ पैराग्राफ तक। ठीक है, HTML बॉडी H2 पैराग्राफ, और उसके बाद हैरिस स्टार्ट हुआ, और ये आपका जो है वो लिंक लगा हुआ है। इस जगह पे आप कोई भी लिंक एक्सेस कर सकते हो। मैं google.com एक्सेस करता हूँ, दिस इज अ लिंक की जगह पे मैं गूगल लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली हम हैरिफ का जो एट्रीब्यूट है, स्पेशल एट्रीब्यूट है, उसको डिस्कस करें। इसको फिर मैंने कंट्रोल एस किया या फाइल में जाके सेव किया, इसको मैंने मिनिमाइज किया। हर एक चेंजिंग के बाद आपको लाजमी है कि आप इसमें चेंज करने के बाद फाइल को सेव करो और देन जाके वेब पेज को रिफ्रेश करो, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपने भी चेंजिंग किया है वो इसके अंदर चल पड़ी है। ठीक है, अब जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो ये देखेंगे गूगल का आप
एक्सेस कर सकते हो उसका एड्रेस, तो और वो जो कर्सर का पॉइंट है वो भी हैंड में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लिंक जनरेट हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो लाजमी नहीं कि आप अब स्पेसिफिक रहें, आप कुछ अपनी भी क्रिएटिविटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ इसी लिंक को, तो मैं एक सेंटर का टैग यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको भी सेंटर का टैग लगा के ये अब ऑटोमेटिकली जो है ये लिंक के सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको हेडिंग भी लगा सकता हूँ, मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, अटैलिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जहां पे भी आप स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से जो है ना आप उसको क्लोज करेंगे। अगर आप सेंटर से बाहर लगाते हैं हेडिंग का, तो आपको सेंटर के बंद होने के बाद ही हेडिंग का क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। अगर आप सेंटर के अंदर लगाते हैं तो जो प्रीवियस सेंटर क्लोज हो रहा है उससे पहले आपको हेडिंग का टैग क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। H1 मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैंने यहाँ से H1 लिखकर इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको मैंने क्लोज कर दिया। जैसे मैंने क्लोज किया उसका पेयर बन गया। अब यहाँ पे जाके मैं इसको दोबारा, अब देखिए हेडिंग इसकी बड़ी हो गई है। अब इसको जो है मैं वो बोल्ड भी कर लेता हूँ। इसी तरह मैं B फॉर बोल्ड लगाऊंगा और फिर इधर भी B बोल्ड लगा के इसको मैं सेव करूंगा, तो आपको नजर आएगा कि ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया। अच्छा, ये तो था आपका एट्रीब्यूट। अब इसके बाद जो है एक ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है। जब भी आप कोई इमेज एक्सेस करवा रहे होते हो तो उसमें कई बार ऐसे होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका इमेज शो नहीं हो पाता, या उसका जो है वो यूआरएल चेंज हो जाता है, या उसका जो है वो फाइल करप्ट हो जाती है, या आपकी एक्सटेंशन सेम नहीं होती। तो उस केस में आप एक ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा सकते हो। ऑल्ट एट्रीब्यूट अगर कुछ नहीं दिखाएगा तो कम से कम आपको एक टेक्स्ट फॉर्म में ये दिखा देगा कि ये जो इमेज लगा हुआ है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको एक पहली एग्जांपल दी थी, एक जिसमें मैंने इमेज का लगाया था टैग, मैं इसी को ही रिपीट करता हूं और यहाँ पे आपको ऑल्ट ऐड करके दिखाता हूं। ये जो अब इमेज लगा हुआ है ये बेसिकली HTML की लोगो है, ठीक है। मैं इसके विड्थ और हाइट को फिलहाल खत्म कर देता हूं और मैं यहाँ पे ऑल्ट के अंदर मतलब ऑल्टरनेटिव के अंदर HTML लोगो लिख रहा हूं। जब तक मैं इसको स्पेशल एट्रीब्यूट्स नहीं दूंगा तब तक शो नहीं होगा। मेरी सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है ना माइक ऑफ रखें, इससे डिस्टरबेंस बीच में होती है। अच्छा, उसके बाद ऑल्टरनेटिव में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब अब मैंने इस कोड के अंदर इमेज का सोर्स दिया हुआ है और ऑल्टरनेटिव दिया फिलहाल, तो क्योंकि ये इमेज बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, तो अब इसको मैं अगर आपको चला के दिखाऊं तो देखें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरी एक्सटेंशन PNG की जगह मैंने JPG लगा दी है, ठीक है, या कोई और इश्यू है, वहां से फाइल डिलीट हो गई है या एक्सेस नहीं हो रही, तो फिर ये इस तरह एरर शो करके वहां पे आपको दिखा देगी कि HTML का ये लोगो है, यानी कि ऑल्टरनेटिव की जगह पे आपको दिखा देगी, ठीक है। अक्सर प्रोजेक्ट बनाते वक्त आप जब डेटाबेस के अंदर से इमेज को एक्सेस कर रहे होगे तब इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं कि वो डेटाबेस एग्जैक्टली रन आउट नहीं हो रही होती, तो फिर वहां पे इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना, इस तरह की टेक्निक यूज करना फायदेमंद रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब केस कैरिंग स्टाइल शीट को किस तरीके से इसके साथ चलाया जाता है, या स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है। बेसिकली CSS को इन लाइन जो है ना यूज करना HTML